और तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी सुनानी है। क्या गुड न्यूज़ है? विकी कल यहाँ आ रहा है। क्या सच में? उसने खुश होकर बोला। मुझे तो उसने कुछ बताया नहीं। 2 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी। मुझे भी उसने आज ही बताया है और बोल रहा था मेरे लिए उसके पास एक गुड न्यूज़ है। लेकिन वो क्या गुड न्यूज़ है मैं नहीं जानती। मुझे लगता है विकी तुम्हें प्रपोज करने वाला है। काश ऐसा ही हो और तेरी बात सच हो जाए। मैंने बहुत इंतज़ार किया है विकी का। अगर उसने इस बार भी मुझे प्रपोज नहीं किया तो मैं किसी अंग्रेज़ से शादी कर लूँगी। मिताली अपना हैंडबैग लेकर बाहर आते हुए बोली, ऐसी फालतू और बकवास बातें मत कर। ऐसा कुछ नहीं होगा। विकी तुम्हें प्रपोज करेगा, आकर देख लेना तुम। रिया घर लॉक करते हुए बोली और मिताली के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए मिताली उसकी तरफ देखकर बोली, मेरी छोड़ और अपनी बता। वो हमारा अंग्रेज बॉस हर वक्त तुम्हें निहारता क्यों रहता है? क्या सीन चल रहा है तुम दोनों का? पागल हो गई है? मेरा कोई सीन नहीं चल रहा है उसके साथ। और तू भूल रही है मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उस अंग्रेज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कुछ भी मत बोल। यार मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा। शायद तूने नहीं देखा कभी गौर से उस अंग्रेज़ को, लेकिन मैंने कई बार देखा है। जिस नज़र से वो तुम्हें देखता है ऐसा लगता है उसके दिल में तू बस गई है। मुझे कोई भी अपने दिल में बसाए ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं किसे अपने दिल में बसाती हूँ वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम अपना ध्यान रखना और उससे दूर रहना। रिया ने हाँ बोलकर अपनी गर्दन हिलाई और कुछ दिन पहले का वाकया सोचने लगी, जब उस अंग्रेज ने रिया को अपने केबिन में बुलाया था और उस पर नज़र जमाए बैठा था। रिया को ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर उसने इस बात को भुला दिया और ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन आज मिताली के बोलते ही उसका दिमाग घूम गया। लेकिन अब उसे क्या करना है ये बात उसे अच्छे से समझ आ गई थी। रिया ने गहरी सांस भरी और सामने देखने लगी। मिताली उसकी हालत समझते हुए बोली, ज़्यादा सोच मत और ना ही ज़्यादा टेंशन ले। मैं हूँ तेरे साथ और मेरे होते हुए कोई तुम्हें छूना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकता। मालूम है इसी बात का तो डर है, जो मुझसे पंगा लेगा उसका तू क्या हाल करेगी। यही सोचकर हंसी आ रही है। इतना बोलकर रिया की हंसी छूट गई। उसे हंसता देख मिताली भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और उसके साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। राज घर आया और आते ही समर के रूम में चला गया जहां वह अभी ऑफिस से आया था। अरे भाई आप? समर राज को देखकर बोला। हाँ तुझे कुछ बताना था। बोलिए क्या बताना है आपको मुझे? मैं कुछ दिन के लिए कनाडा जा रहा हूँ। कनाडा क्यों भाई? समर ने हैरानी से पूछा। मुझे लगता है रिया कनाडा में ही है। लगता है मतलब आपको रिया के बारे में कुछ पता चला है? पक्का पता तो नहीं है, लेकिन लगता है वह कनाडा में है। रिया कनाडा में है ये आपको लगता है, इसलिए आप इतनी दूर जा रहे हैं उसे ढूंढने। विकी कल कनाडा जा रहा है और 1 साल से वह कनाडा रोज़ किसी से बात करता है। और 1 साल हो गया रिया को यहाँ गए। मुझे लगता है वह ज़रूर कनाडा में ही है। इसलिए आज रात मैं भी कनाडा जा रहा हूँ। अगर रिया वहाँ होती है तो उसे अपने साथ ही वापस लेकर आऊँगा। भाई विकी का कोई दोस्त या रिलेटिव होगा वहाँ, इसलिए वह वहाँ जा रहा होगा। और अगर वहाँ रिया नहीं हुई, मेरा दिल कहता है वह वहीं है और एक बार मुझे जाकर देखना ही होगा। ठीक है फिर आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार जाकर देख आइए, शायद रिया वहीं हो। समर राज के कंधे पर हाथ रखकर बोला। मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ और एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। तुम यहाँ सब संभाल लेना और मॉम डैड का ख्याल रखना। आप टेंशन मत लीजिए और बेफिक्र होकर जाइए, यहाँ मैं संभाल लूँगा। समर के इतना बोलते ही राज ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया और फिर वहाँ से चला गया। आई होप रिया इस बार भाई को मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत तड़प लिए हैं भाई रिया के बिना। और नहीं भगवान, इस बार सब सही कर देना और सबको सबके हिस्से की खुशी नसीब हो। इधर विकी अपनी पैकिंग कर रहा था। ये सोचकर राज अब उस पर नज़र नहीं रखे हुए है। वह कहीं भी आ जा सकता है, रिया से मिलने भी जा सकता है। इसलिए उसे अब वक्त मिला कनाडा जाकर रिया से मिलने का और इस 1 साल में क्या क्या हुआ वो सब भी उसे बताना है। राज कैसे उसके पीछे पड़ गया था रिया का पता पूछने के लिए, लेकिन उसने नहीं बताया और आज फाइनली वह रिया से मिलने जा रहा है। और खासकर मिताली से। इस बात से अनजान राज भी उसके पीछे कनाडा के लिए निकल गया है। और जो वह सोच रहा है राज को कुछ नहीं पता है। राज को सब पता है और वह उससे पहले ही कनाडा की फ़्लाइट लेकर चला गया। एयरपोर्ट जाने से पहले राज मंदिर गया और भगवान से हाथ जोड़कर मन ही मन बोला, भगवान मैंने रिया के साथ बहुत गलत किया है और इस बार मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। रिया को घर वापस लाना चाहता हूँ। मेरा साथ दीजिए भगवान, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। इतना बोलकर राज ने अपनी आंखें खोली और वहाँ से पलटकर गाड़ी के पास आया और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया।
थोड़ी बेचैनी, थोड़ा डर और दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। डर भी लग रहा था। पता नहीं रिया से जब सामना होगा कैसा मंजर होगा, क्या होगा, रिया का क्या रिएक्शन होगा। उसे देखकर वह डरकर भाग जाएगी या फिर उसके पास आएगी। रिया को लेकर दिल में तरह तरह की बातें चल रही थी। इसी सोच और जद्दोजहद में वह आकर फ्लाइट में बैठ गया और बोला, बस कुछ घंटे, उसके बाद हम आमने सामने होंगे। उसने सुकून की सांस ली और आंखें बंद कर ली। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। विकी अपना बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर आया, जहां पहले से उसका इंतजार कर रही मिताली खड़ी मिली। उसे देखकर विकी उसके पास आया और उसके गले लग गया। आई मिस यू सो मच, इतना बोलकर विकी उससे अलग हुआ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है मिताली, मुस्कुराकर बोली। पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम हो गया है। मिताली ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वहीं एक टैक्सी में बैठा राज उन दोनों को ही देख रहा था। ये लड़की कौन है इस विकी के साथ जिसके गले मिलकर ये इतना खुश है? कहीं इससे तो मिलने नहीं आया विकी? और रिया यहाँ हो ही ना। सुनिए, उस गाड़ी के पीछे चलिए, राज टैक्सी ड्राइवर को बोला और सामने जा रही गाड़ी की तरफ देखने लगा। इतना वक्त क्यों लगा दिया तुमने यहाँ आने में? पूरे 2 साल बाद तुम यहाँ आए हो, मिताली गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली। यार पहले आना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो पता है क्यों नहीं आ पाया मैं। लेकिन अब कैसे आए, राज को पता नहीं चला? तुम यहाँ आ रहे हो? नहीं, इस बार उसे कुछ नहीं पता है मैं यहाँ आ रहा हूँ। कुछ महीनों से मैंने ना तो राज को देखा है, ना ही उसके आदमियों को अपने पीछे देखा और ना ही अपने आसपास देखा है। इसलिए यहाँ आने का प्लान बना और आ गया। ज़्यादा खतरनाक आदमी है क्या राज? खतरनाक नहीं बल्कि पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, सन की आदमी है पूरा। तुम उलझना नहीं उससे। मैं उस आदमी को अब कभी मिलना भी नहीं चाहता, उलझना तो दूर। मिताली ने अपनी गाड़ी फ्लैट के सामने लाकर रोकी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। विकी भी उसके साथ ही बाहर आया और गाड़ी से अपना बैग निकालने लगा। उसने डोरबेल बजाई और अपने साथ खड़े विकी से बात करने लगी। रिया ने दरवाज़ा खोला और विकी को सामने खड़े देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह खुश होकर विकी के गले लग गई। वहीं टैक्सी में बैठे राज की नज़र जैसे ही रिया पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने दिन बाद उसे देखकर दिल में सुकून उतरता चला गया और मन हुआ जाकर उसे अपने सीने से लगा ले और इस बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। थोड़ी देर बाद उनके फ्लैट का गेट बंद हो गया और राज टैक्सी से बाहर आकर कुछ देर वहीं खड़ा रहा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुम यहाँ छिपकर बैठी थी और मैं पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा था। विकी इतने दिन से मुझसे झूठ बोल रहा था। रिया को यहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया तुमने। राज ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और एक नज़र सामने घर पर डालकर वापस आकर टैक्सी में बैठ गया। उसके बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। विकी अंदर आकर काउच पर पसरकर बैठते हुए रिया की तरफ देखकर बोला, तेरा पति तो बहुत खतरनाक है यार, मेरे तो पीछे ही पड़ गया था, बहुत मुश्किल से उससे जान बचाई और यहाँ आया हूँ। उसने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? शुरू में 3-4 महीने बहुत डराया मुझे, लेकिन उसके बाद वो कभी मुझे नज़र ही नहीं आया। ना उसके आदमी मेरे पीछे दिखे। मुझे लगता है उसने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है। विकी के इतना बोलते ही रिया ने गहरी सांस भरी और खड़ी होकर बोली, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, और चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। मिताली भी खड़े होकर बोली, हाँ चलो। इतना बोलकर विकी मिताली के साथ आगे बढ़ गया और रिया किचन में स्लेब से लगकर खड़ी हो गई और खुद से बोली, राज ठीक तो होगा या नहीं? क्या उसने सच में मुझे ढूंढना बंद कर दिया होगा या वह मुझे ढूंढना ही नहीं चाहता? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इतना क्यों उसके बारे में सोचती हूँ और उदास हो जाती हूँ। वो तो चाहता ही था मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ और मैं निकल भी आई राज की ज़िंदगी से। मैं भी तो यही चाहती थी। फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों दिल इतना बेचैन हो रहा है? भाई आप सच बोल रहे हैं, रिया वही है। हाँ, रिया यही है। विकी ने हमेशा हमसे झूठ बोला है। जब भी हमने उससे रिया के बारे में पूछा है, हर बार वह झूठ बोला है और रिया को यहाँ भेज दिया। आप मिले रिया से? देखा आपने उसे? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है और ना उसने मुझे देखा। अभी कुछ दिन में उसके सामने नहीं आना चाहता। वक्त आने पर सामने आऊँगा। मतलब भाई मैं समझा नहीं। विकी को यहाँ से जाने दूंगा पहले, उसके बाद रिया के सामने आऊँगा। जो भी करो भाई सोच समझ कर करना और अपना ख्याल रखना। तू फिक्र मत कर, सब अच्छा होगा। बस वहाँ सबका ध्यान रखना। मॉम डैड बहुत नाराज़ हैं आपसे, जानता हूँ। आकर उन्हें भी मना लूँगा और रिया के घर वालों को भी। तू बस ख्याल रखना सबका। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। इतना बोलकर राज ने कॉल कट की और बेड पर मोबाइल फेंक कर खिड़की का पर्दा हटा दिया और वहाँ से बाहर देखने लगा जहाँ समंदर नज़र आ रहा था। तुम कितना ही दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा।
हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, कैसे रिया को ढूंढें, कहाँ जाए। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ है, ठीक भी होगी या नहीं। सोच सोच कर ही दिल घबरा रहा है, 1 साल से पता नहीं कहाँ है। भगवान, कहाँ जाकर ढूंढें हम रिया को। सोचा था राज अच्छा लड़का है, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपनी ही पोती की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है हमने। रिया की एक बात नहीं मानी, इसलिए हमें छोड़कर चली गई है, पता नहीं कहाँ है। नरेंद्र खुद को रोने से रोक नहीं पाए और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे। ये एक रेस्टोरेंट था जहां विक्की, मिताली और रिया तीनों साथ में बैठे बातें करते हुए डिनर कर रहे थे। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर सर पर केप लगाए राज बैठा था। रिया का ड्रेसिंग सेंस देखकर एक बार फिर राज की भवें आपस में मिल गई। इतनी छोटी शॉर्ट ड्रेस उसने पहनी थी जो इंडिया में उसने आज तक नहीं पहनी, लेकिन यहाँ पब्लिक प्लेस में वह ऐसी ड्रेस पहने बैठी थी। उसका ध्यान खाने पर कम और रिया पर ज्यादा था, जो विकी से हंस हंस कर बातें कर रही थी और राज को बिल्कुल भी भा नहीं रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और खुद ही बड़बड़ाया, मेरे साथ कभी ऐसे बात नहीं की और ना ऐसे हंसी, लेकिन इस विकी के साथ कंफर्टेबल होकर बात कर रही है। तभी अचानक रिया वहां से उठकर वॉशरूम चली गई और राज अपनी कैप सही करते हुए उसके पीछे चला गया। रिया लेडीज वॉशरूम में गई और कुछ ही देर बाद वापस आई और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन वह आगे बढ़ पाती तभी किसी ने रिया की कलाई पकड़ ली। अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस कर रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने फौरन पलटकर देखा, मिस्टर जॉनसन चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था और उसे ही देख रहा था। वह अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिस्टर जॉनसन की पकड़ उसकी कलाई पर मजबूत थी। हाथ छोड़िए मेरा, रिया ने दांत भींचकर कहा। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? पसंद हो तुम मुझे। आप मेरे बॉस हैं, इसलिए आपकी इज्जत करती हूँ और उसी इज्जत के लिए बोल रही हूँ। हाथ छोड़िए, वरना यहीं आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी। इतना बोलकर रिया ने झटके से उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और मिस्टर जॉनसन को घूरते हुए वहां से चली गई। लड़की थोड़ी टेढ़ी चीज़ है, प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती ही मना लूंगा। वह शैतानी मुस्कुराहट लिए हंसा और वहां से चला गया। वहीं एक तरफ खड़े राज के हाथ की मुट्ठी बंद थी और दांत भींचकर वह मिस्टर जॉनसन को देख रहा था, जो हंसते हुए वहां से चले जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट राज को जहर लग रही थी, इसलिए वह गुस्से में उसके पीछे चला गया। रिया गुस्से में मिताली और विकी के पास आकर बैठी और एक हाथ से दूसरे हाथ को खुरचने लगी, जिसकी वजह से कलाई छिलने लगी थी और वहां खून नजर आने लगा था। क्या कर रही है, पागल हो गई है? क्यों अपनी कलाई को ऐसे रगड़ रही है? देख, खून निकलने लगा है। मिताली उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? अभी तो यहाँ से सही गई थी, किसी ने कुछ कहा है क्या? विकी ने उसे जांचती नजरों से देखकर पूछा। कुछ नहीं हुआ है, घर चलते हैं। अभी तो आए हैं, एकदम से क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना रिया? मिताली फिक्रमंद होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए घबराहट हो रही है। मैं घर वापस जा रही हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। नहीं, हम भी वापस तेरे साथ घर चलते हैं, मिताली और विकी खड़े होकर बोले। मैं सच में ठीक हूँ, तुम मेरी वजह से अपना डिनर बर्बाद मत करो। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए घर जा रही हूँ। लेकिन तुम दोनों यहीं बैठकर अपना डिनर करो। तुम अकेली जा पाओगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। घर पहुँचकर कॉल करके बता देना। ठीक है, अब चलती हूँ। फिर रिया बाय बोलते हुए वहाँ से निकल गई और बाहर आकर टैक्सी करके वहाँ से घर के लिए निकल गई। थोड़ी दूर जाकर टैक्सी रुकवाकर रिया टैक्सी से बाहर आई और बीच की तरफ बढ़ गई, जहाँ लोगों की चहल पहल काफ़ी थी और चांदनी रात में ये बीच बहुत ही खूबसूरत नज़र आता था। अक्सर जब भी उसका मन परेशान होता था वह यहीं आकर बैठ जाती थी और घंटों यहाँ बैठकर घर चली जाती। आज भी रिया वहाँ पड़ी बेंच पर बैठ गई और सामने समंदर को देखने लगी। दिमाग में आज भी बहुत कुछ चल रहा था, बहुत उलझने थी जो दिल और दिमाग में चल रही थी। जॉनसन ने उसका हाथ पकड़ा, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और खुद से घिना रही थी। इतनी आसानी से वह कैसे उसका हाथ पकड़ सकता है? रिया ने अपनी कलाई देखी, जहां अब भी हाथ लाल हो रहा था और खुरचने के निशान हो रहे थे। रिया ने अपनी हील उतारी और समुंदर की तरफ बढ़ गई। आधे से ज़्यादा पानी में चले जाने के बाद उसने डुबकी लगाई। वहीं कुछ देर खड़े राज ने जब रिया को पानी से निकलते ना देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ा और रिया को ढूंढने लगा, लेकिन रिया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। वह पागलों की तरह चारों तरफ रिया को ढूंढने लगा और पानी के अंदर देखने लगा। उसके होश खराब हो गए, रिया वहां भी नहीं थी। उसने चेहरे पर हाथ फेरकर बाहर की तरफ देखा, जहां वह उसे जाती नजर आई।
रिया को जाता देख राज ने गुस्से में पानी पर हाथ मारा और पानी से बाहर आकर रिया के पीछे जाने लगा। उसे टैक्सी में बैठते देख राज वहीं रुक गया और वापस आकर उसी बेंच पर बैठ गया जहां कुछ देर पहले वह बैठी थी। आज ऑफिस में इतनी अफरा तफरी क्यों है? मिताली अपने साथ ऑफिस के अंदर आती रिया से बोली। मालूम नहीं है, चल किसी से चलकर पूछते हैं। हाँ चल, इतना बोलकर दोनों आगे बढ़ गई और अपने कुलीग से बात करने लगी। वो अंग्रेजी में चटर पटर कर रही थी। उसके पास से अपनी डेस्क पर बैठते हुए मिताली बोली, कमाल की बात है, इस अंग्रेज का भी किसी के साथ झगड़ा हो सकता है और यह हॉस्पिटल भी पहुंच गया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है, कौन ऐसा कर सकता है? मतलब रात तो ये आदमी रेस्टोरेंट में था। रेस्टोरेंट में था? लेकिन कहाँ, हमने तो नहीं देखा, हम भी तो वहीं थे। मिताली के इतना बोलते ही रिया ने उसे रात का किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर मिताली के चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्से में फटकर बोली, रात यही वजह थी जिस वजह से तू रेस्टोरेंट से घर गई थी? उस वक्त तूने क्यों नहीं बताया? ये अंग्रेज की औलाद तुम्हें छेड़ रहा था और तू इसे कुछ कहने के बजाय घर आ गई। ये अच्छा नहीं किया रिया तूने। अगर उसी वक्त बता देती तो कसम से इस अंग्रेज का भरता ना बना दिया होता मैंने। खुद को शांत रख, हर बात लड़ाई झगड़ा करके ख़त्म नहीं होती। देखा ना तूने क्या हुआ इस जॉनसन के साथ? पहुंच गया है हॉस्पिटल, मिल गई उसे सज़ा। तो अपना खून मत जला। सही हुआ है, कम से कम कुछ महीने अब शक्ल तो नहीं देखने को मिलेगी इसकी। यार मुझे तो टेंशन हो रही है, अगर जॉनसन को कुछ हो गया तो कहीं ये ऑफिस बंद ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जॉब चली जाएगी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, और यहाँ तो जॉब मिलना वैसे ही इतना मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है, जॉब चली भी गई तो भी देखेंगे। हाँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ जॉनसन को कुछ ना हो और हमारी जॉब बची रहे। तू किस मिट्टी की बनी है रे? उसने तेरे साथ बदतमीजी की और तू फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रही है। कोई ज़रूरत नहीं है भगवान से उस जॉनसन की सिफारिश करने की। जॉब जाती है तो जाने दो, हम कोई और देख लेंगे। अब तू डेस्क पर जा और काम कर, मैं भी अपना काम करती हूँ। चल तू गुस्सा मत कर और दिमाग ठंडा रख। इतना बोलकर रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। कौन हो सकता है यहाँ जिसकी जॉनसन के साथ दुश्मनी है? कल उसने मेरा हाथ पकड़ा और कल ही किसी ने उसकी ऐसी हालत कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कोई है ऐसा जो मुझ पर नज़र रखे? कहीं राज यहाँ तो नहीं आ गया? लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है? उसे तो पता भी नहीं है मैं यहाँ हूँ। राज यहाँ नहीं आ सकता, फिर क्या कोई और है यहाँ? अगर है तो कौन है? मुझे देखना होगा कौन है वो, या ये सब मेरा वहम है और ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, ये सब मेरा वहम ही हो, जो सोच रही हूँ वो सच ना हो। लेकिन कल रात बीच पर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहाँ राज है और उसने मुझे आवाज़ लगाई हो? पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ, कल ही ऐसा क्यों लगा? रिया ने गहरी सांस भरी और बोली, मैं कुछ ज़्यादा ही राज के बारे में सोच रही हूँ, उसे तो इल्म ही नहीं है मैं यहाँ हूँ। चल रिया, काम कर ले, अब राज यहाँ नहीं है। इधर राज रिया के ऑफिस के बाहर खड़ा था और रिया के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इन 2 दिनों में उसने रिया के बारे में काफ़ी कुछ पता कर लिया था। वह कहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है, किस ऑफिस में जॉब कर रही है, कौन कौन उसका दोस्त है। राज के पास उसका पूरा बायोडाटा मौजूद था। अब बस उसे सही वक्त का इंतज़ार था, कब सही वक्त आए और वह रिया के सामने जाए। राज ने अपने मोबाइल में टाइम देखा, उसके बाहर आने में कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए वह एक तरफ होकर खड़ा हो गया और उसी वक्त राज के बराबर से एक गाड़ी गुजरी और ऑफिस के सामने आकर रुकी, जिससे विकी बाहर आया और आंखों पर ग्लासेस लगाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। राज की मुट्ठी एक बार फिर गुस्से में बंद हो गई और दांत भींचकर वह खुद पर जब्त करके वहीं खड़ा और नज़र अंदर की तरफ जमा ली। यह विकी ऐसे नहीं मानेगा, मेरी रिया को मुझसे दूर करके खुद वहाँ आराम से रह रहा था। इसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा विकी। बहुत फड़फड़ा रहे हो ना, तुम्हें भी सबक ज़रूर मिलेगा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की, हम तो आ ही रहे थे ना। मिताली राज के साथ बाहर आते हुए बोली, मुझे आना ज़रूरी था, घर में अकेला बोर हो रहा था, सोचा तुम दोनों को लेकर कहीं घूमने ही चलें, इसलिए लेने आया हूँ। इन कपड़ों में हम घूमने चलेंगे? ऑफिस के कपड़ों में? मिताली अपने कपड़े देखकर बोली, इतने तो अच्छे लग रहे हैं ना, और तुम दोनों कैसे ही कपड़े पहन लो, उनमें ही खूबसूरत लगती हो। चलो बैठो। राज उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला। मिताली उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई और रिया पीछे आकर बैठ गई। फिर कुछ ही देर में गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। उनके जाने के बाद राज ने टैक्सी रुकवाई और विकी की गाड़ी के पीछे चला गया। विकी गाड़ी ड्राइव करते हुए मिताली की तरफ देखकर बोला, कैसा रहा आज तुम दोनों का ऑफिस में दिन? सब ठीक रहा ना? वैसे तो सब ठीक रहा, लेकिन जॉनसन को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है।
जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी ने मारा? मैं समझा नहीं कुछ। जॉनसन का किसी के साथ झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से उसे मार पड़ी है। जॉनसन जैसे आदमी का भी किसी के साथ झगड़ा हो सकता है? विकी हैरानी से बोला। जितने तुम हैरान हो उतने ही हम भी हैरान हैं, और हमें उससे क्या लेने देना है। तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो हमें इतना तैयार होकर। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? ये तो नहीं बताऊंगा, वहीं चलकर पता चलेगा। ये गलत बात है विकी। गलत कुछ नहीं है, सही है, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सरप्राइज़ खुद देख लेना। चलो ठीक है, लेकिन रिया तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हें पता है क्या सरप्राइज़ है? मिताली पीछे बैठी रिया की तरफ देखकर बोली। मुझे पता है, लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगी। सरप्राइज़ बताया नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है, इसलिए थोड़ा सब्र करो। इसका मतलब तुम दोनों को पता है, बस मुझे ही नहीं पता। मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। इतनी सी बात पर मिताली मुंह फुलाकर बैठ गई, और उसे ऐसा बैठा देखकर रिया और विकी मुंह दबाए हंसने लगे। विकी ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और मिताली की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे लिए जो सरप्राइज़ है उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। आंखें बंद करनी होगी? ये कैसा सरप्राइज़ है यार? वह उकता कर बोली। सरप्राइज़ चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए। तो फिर करो आंखें बंद। ठीक है, कर रही हूँ, मिताली आंखें बंद करते हुए बोली। रिया ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और विकी मिताली का हाथ थामे हुए आगे बढ़ने लगा। रिया के हाथ में अपना मोबाइल था, जो इस खूबसूरत मोमेंट को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही थी। और कितनी दूर है विकी? अरे मेरी माँ, चुप करके चलना, कितना बोलती है तू। जब पहुँच जाएंगे पता चल जाएगा तुझे। अब मत बोलना वरना वापस घर ले जाऊंगा। मिताली ने मुंह बनाया और बोली। वापस ले जाएगा? आया क्यों लेकर? मैंने तो मना किया था ना, हम घर चलते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। विकी उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला। अब कुछ मत बोलो, थोड़ी देर चुप रहो। इतना बोलकर विकी मिताली का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। एक रूम में लाकर विकी ने मिताली का हाथ छोड़ दिया और बोला, पहुंच गए हम, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। उसके इतना बोलते ही मिताली ने खुश होकर अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां अंधेरा देखकर वह हैरान रह गई। उसने 2-3 बार आंखें खोली और फिर बंद करके देखी, लेकिन वहां घुप अंधेरा था। विकी यार, ये कैसा सरप्राइज़ है, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। उसने पीछे पलटकर बोला, लेकिन वहां किसी को भी ना देखकर उसे घबराहट होने लगी। विकी कहाँ हो? मुझे पता है तुम और रिया मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। प्लीज़ बाहर आ जाओ। उन दोनों में से किसी की भी आवाज़ न आने पर मिताली बाहर जाने के लिए उस अंधेरे रूम में दरवाज़ा ढूंढने लगी। थोड़ी मेहनत के बाद उसे दरवाज़ा मिल गया, लेकिन इससे पहले वह वहाँ से जा पाती, किसी ने उसे पकड़ा और खुद के करीब कर लिया। इस अचानक हुई हरकत से मिताली हैरान रह गई। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सांसें गले में ही अटक गई। समझ नहीं आया ये सब क्या है। तभी उसे अपने कान पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। इतना घबरा गई इस अंधेरे से। विकी की आवाज़ कानों में पड़ते ही मिताली ने अपनी आंखें खोली और उसके करीब देखकर वह हैरान रह गई। आज से पहले कभी वह दोनों ऐसे करीब नहीं आए थे। तुम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मिताली ने अटक अटक कर कहा। इस थोड़े से अंधेरे से तुम डर गई? थोड़ा नहीं, बहुत अंधेरा है। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? और ये था तुम्हारा सरप्राइज़, मुझे अंधेरे में लाकर डराना? वह इतना ही बोली जब पूरा कमरा रोशनी से जगमगा गया और एक बार फिर मिताली की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने पूरे कमरे में नज़र घुमाकर देखा। लाइट और रेड रोज़ से पूरा कमरा डेकोरेट था, और सामने दीवार पर रोज़ और लाइट से विल यू मैरी भी लिखा हुआ था। वहीं नीचे बीच में एक टेबल थी जिसे भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा था। मिताली मुंह पर हाथ रखे पूरा कमरा देख रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे गई, जहां एक घुटना मोड़े विकी बैठा था और उसके हाथ में रिंग थी जिसे उसने उसकी तरफ बढ़ा रखा था। विल यू मैरी मी मिताली? उसके इतना बोलते ही मिताली ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे विकी ने अपना दूसरे हाथ में थामा और उसकी उंगली में डायमंड की रिंग पहना दी, जिसे देखकर मिताली विकी के गले लग गई। विकी मिताली के कान में सरगोशी करते हुए बोला, क्या बोल रही थी तुम? अगर इस बार मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया तो तुम किसी गोरे से शादी कर लोगी? विकी के इतना बोलते ही मिताली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये किसने कहा तुम्हें? जिससे तुमने कहा है उसी ने बताया, रिया ने बताया तुम्हें। मिताली के इतना बोलते ही पीछे से रिया की चहकती आवाज़ सुनाई दी। हाँ जी, मैंने ही बताया है विकी को। मिताली ने गर्दन उठाकर पीछे देखा,
जहाँ रिया उन दोनों की वीडियो बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। इसी ने बताया है तुम्हें? हाँ, और अब तुम दोनों की वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आने वाले वक्त में तुम दोनों के लिए ये पल खूबसूरत और यादगार बना रहे। चलो अब जल्दी से केक काटो तुम दोनों चलकर। हाँ चलो, विकी मिताली का हाथ पकड़कर बोला और उसे अपने साथ लेकर टेबल के पास आया और फिर दोनों ने साथ मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। वहीं दरवाजे के बाहर छिपकर खड़े होकर देख रहे राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विकी मिताली से प्यार करता है, ना कि रिया से। ये बात राज के दिल को सुकून पहुंचा रही थी और साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राज ने एक नज़र रिया पर डाली और वहां से वापस चला गया। ये सब तुमने कब और कैसे किया और मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अकेले कुछ नहीं किया है, रिया ने मेरी मदद की है, तब जाकर ये कर पाया मैं। और मुझे तो कभी पता ही नहीं था। अगर रिया ना बताती तुम मुझसे प्यार करती हो और किसी अंग्रेज से शादी करने के लिए बोल रही हो। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बोला था अगर तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगे तो मैं यहीं से कोई ढूंढकर शादी कर लूँगी। हाँ, और मैडम बहुत गुस्से में थी, तुमसे इतना प्यार जो करती थी। अब बस तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मिताली विकी की तरफ देखकर बोली। मैं तो अभी शादी कर लूँ अगर विकी चाहे तो। विकी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ही तुमसे शादी करने में। बोलो तैयार हो तुम? चलो अभी शादी कर लेते हैं। रिया उन दोनों को इतना सीरियस देखकर बोली, तुम सच में शादी करना चाहते हो? हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे होगी तुम दोनों की? मैं यहाँ से जाने से पहले मिताली से शादी करके जाना चाहता हूँ, फिर पता नहीं कब आना हो। इस बहाने मिताली को वापस इंडिया तो बुला ही लूँगा ना। ठीक है, फिर आज तो लेट हो गया, कल तुम दोनों की शादी करवाते हैं। ये तो सही रहेगा ना? हम विकी मिताली की हथेली चूम कर बोला, जिससे मिताली की नज़रें झुक गई। उन दोनों को ऐसे देखकर रिया ने झट से दोनों की तस्वीर खींच ली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों कुछ वक्त साथ बिताओ, तब तक मैं एक अच्छी सी टेबल देखकर खाना ऑर्डर कर देती हूँ। इतना बोलकर रिया रूम का दरवाज़ा बंद करके चली गई। विकी ने अपनी चेयर मिताली की चेयर के करीब की और उसका चेहरा हथेली में भर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम खुश हो ना इस शादी से? अगर तुम खुश नहीं हो तो बोल सकती हो, जब तुम रेडी होगी मैं तभी तुमसे शादी कर लूँगा। मिताली उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ? मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कहीं तुम्हें खो ना दूँ ये बोलकर, और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की ना हो। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ मिताली? तुम्हें पता है ना, मैं इन सबसे हमेशा दूर रहा हूँ। आज अगर रिया मुझे ना बताती तो शायद मैं कभी जान भी ना पाता। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे इतना प्यार करती है और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? डरती थी कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और ना हो। पागल हो, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। आज के बाद ये सब बातें दिमाग में मत लाना। इतना बोलकर विकी ने मिताली के माथे से अपना माथा टिका लिया और फिर थोड़ी देर बाद तीनों खाने की टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए रिया को अचानक एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाकर सामने देखा और फिर चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो उनकी तरफ देख रहा हो। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई देख रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ रिया, किसे ढूंढ रही है इधर उधर देखकर? विकी ने उसे परेशान देखकर पूछा। ऐसा लगा जैसे कोई नज़र रखे हुए है, लेकिन कौन समझ नहीं आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है ऐसा जो हम पर नज़र रखे हुए है। विकी भी इधर उधर नज़र दौड़ाकर बोला, शायद मेरा वहम होगा, तुम दोनों डिनर करो ना। रिया उन्हें बोलकर खुद भी डिनर करने लगी। वहीं एक तरफ सर पर कैप लगाए राज बैठा था और उन्हें ही देख रहा था, जिसे उन तीनों में से कोई भी नहीं देख पाया, लेकिन वह उन्हें आसानी से देख पा रहा था। रात हो गई थी, रिया बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रिया को नींद नहीं आई, वह उठ बैठी और बेड से अटैच टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठा लिया और उसमें से एक नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। बेल जा रही थी। उधर से कॉल आंसर होने के बाद वह बोली, भैया कैसे हैं आप? इधर किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहा मनोज मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं? इस बार तो आपने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, जॉब करती हूँ तो बिज़ी रहती हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिलता। आप बताएं यहाँ सब कैसे हैं? अंकल आंटी और समर कैसा है? सब ठीक है मैम साहब, और बड़े साहब आपको बहुत याद करते हैं। रिया उसकी बात बीच में काट कर बोली, राज कैसे हैं भैया? आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? इन दिनों राज साहब हैदराबाद में हैं और समर साहब के साथ उनका ऑफिस संभाल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ आपसे भैया। ठीक है मैडम। मनोज के इतना बोलते ही रिया ने कॉल कट की और फ़ोन टेबल पर रखकर मन ही मन बोली, राज तो वहीं हैदराबाद में है, मुझे शायद कोई वहम हुआ होगा। राज को भी नींद नहीं आ रही थी, वह भी बिस्तर पर करवटें ही बदल रहा था। आज वह बहुत खुश था ये देखकर विकी मिताली के साथ है, ना कि रिया के।
जिसकी खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह भी उठ बैठा और रिया के बारे में सोचने लगा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। माना तुम नाराज़ हो, थोड़ा नहीं बहुत, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा रिया। जो किया उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम बोलोगी तुम्हारे पेड़ पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगूंगा तो भी मांग लूँगा, लेकिन तुम मान जाना और वापस मेरे साथ घर चलना। सब बहुत याद करते रहते हैं तुम्हें, खासकर दादू, उन्होंने तो मुझे आने से पहले ही वार्निंग दी है। जब तक तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं जाओगी, दादू नहीं भेजेंगे तुम्हें। और तुम तो जानती हो मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। विकी यहाँ से चला जाए, उसके बाद मैं तुम्हें भी घर लेकर चला जाऊँगा। भगवान प्लीज़ मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो मेरी वजह से हुआ है। राज सीलिंग की तरफ देखकर बोला और गहरी सांस भरकर लेट गया। रंजन, तुम्हारी राज से बात हुई कि नहीं? रिया उसे अब तक मिली है या नहीं? नरेंद्र परेशान होकर बोले, बाबूजी अभी कुछ देर पहले ही मेरी राज से बात हुई है और मैं वही आपको बताने आया था। रिया राज को मिल गई है, उसे कुछ दिन लगेंगे रिया को मनाकर वापस लाने के लिए, इसलिए हमें अभी रिया के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तुमने पूछा रिया कहाँ है? अगर रिया उसके साथ नहीं आना चाहती तो हम चले जाते हैं रिया को लेने। बाबूजी रिया को लेने ना मैं जा सकता हूँ और ना ही आप। हम और आप क्यों नहीं जा सकते रिया को लेने? इसी देश में तो है ना रिया, ना कि किसी दूसरे देश में। बाबूजी रिया कनाडा में है। रंजन के इतना बोलते ही नरेंद्र हैरान रह गए और बोले, रिया कनाडा में है? लेकिन क्यों और कैसे? ये तो नहीं पता, लेकिन राज को उसके बारे में पता चल गया था और वह भी वहीं गया है उसे लेने। हमें तो समझ नहीं आ रहा रिया वहाँ इतनी दूर कैसे गई और क्यों गई। तुम एक काम करो, हमारी बात राज से करवाओ अभी के अभी। बाबूजी अभी तो बात नहीं हो सकती, इस वक्त वहाँ रात हो रही होगी और राज सो रहा होगा। नरेंद्र ने गहरी सांस भरी और बोले, ठीक है, फिर जब राज सोकर उठे हमारी बात उससे करवाना। जी बाबूजी, और अब आप परेशान मत हो, रिया मिल गई है, मुझे यकीन है वह रिया को लेकर घर आ जाएगा। लेकिन हमें राज पर अब रत्ती भर भी यकीन नहीं है, उसने हमारे भरोसों के तोड़ा है और हमारी पोती के साथ इतना सब किया है, जिसके चलते हम उस पर ना तो यकीन कर सकते हैं और ना ही कभी माफ़ कर सकते हैं। एक बार रिया सही सलामत घर आ जाए, उसके बाद हम दोनों का डिवोर्स करवा देंगे। अब हम अपनी बच्ची को और तकलीफ से गुजरने नहीं देंगे। राज से डिवोर्स के बाद रिया जैसे चाहे अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। अब हम उस पर अपना कोई भी फैसला नहीं थोपना चाहते। बाबूजी अगर रिया राज के साथ रहना चाहे, ये उसकी मर्जी है, वह राज के साथ रहना चाहती है या नहीं, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम रिया के साथ उसके हर फैसले में खुश रहेंगे। और फिर अगले दिन विकी और मिताली शादी के लिए तैयार थे। मिताली ने रेड साड़ी पहनी हुई थी और विकी सूट वूट पहने तैयार था। वहीं उनकी शादी की इकलौती गवाह रिया ब्लैक साड़ी में तैयार होकर एक नज़र खुद को आईने में देख रही थी। आज दूसरी बार उसने साड़ी पहनी थी, पहली बार राज के लिए साड़ी पहनी थी और वह भी पूरी तरह तैयार होकर, जिस पर राज ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं था और उसने गुस्से में वो साड़ी डस्टबिन में डाल दी थी। रिया ने अपनी मांग में हल्का सिंदूर लगाया और कब से वहीं पड़ा अपना मंगलसूत्र उठाकर गले में पहन लिया। जिसे उसने छूकर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस एक साल में खुद को कितना बदल लिया है मैंने तुम्हारी वजह से राज, अब तो खुद से भी नफरत सी होने लगी है। मन करता है खुद की जान अपने हाथों से ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। रिया ने आईने में देखकर गहरी सांस भरी और सैंडल पहनकर रूम से बाहर आ गई, जहां मिताली और विकी उसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर तीनों घर से थोड़ी दूर वहीं बने एक छोटे से मंदिर के लिए निकल गए। इधर राज भी तैयार होकर उनके पीछे ही मंदिर जाने के लिए निकल गया और वहीं एक तरफ छिपकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रिया पर पड़ी, वह एक पल के लिए पल के झपकाना ही भूल गया और रिया को देखने में खो गया। ब्लैक साड़ी में वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और सबसे ज़्यादा उसकी खूबसूरती मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र बढ़ा रहा था। राज खुद को उसकी तस्वीर लेने से रोक नहीं पाया और अपना मोबाइल निकालकर रिया की तस्वीर लेने लगा, जिनमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। राज ने एक एक कर कई सारी तस्वीर ली और रंजन के नंबर पर सेंड कर दी और मोबाइल वापस जेब में डालकर सामने देखने लगा, जहां शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी। और रिया अपने मोबाइल से ये खूबसूरत मोमेंट कैमरे में कैद कर रही थी। उसे देखकर राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाबूजी राज ने रिया की कुछ तस्वीरें भेजी हैं, देखिए आप। इतना बोलकर रंजन ने अपना मोबाइल नरेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। रिया की एक एक तस्वीर देख नरेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखो रंजन, हमारी रिया कितनी प्यारी लग रही है साड़ी में। हाँ बाबूजी, और कितनी खुश भी लग रही है, शायद रिया ने पहली बार साड़ी पहनी है। हाँ सही कहा तुमने। अच्छा सुनो, राज को कॉल मिलाओ,
हमें अभी उससे बात करनी है। जी बाबूजी, इतना बोलकर रंजन ने राज का नंबर मिला दिया और फ़ोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। नरेंद्र ने फ़ोन लेकर कान से लगा लिया। इधर राज सीने पर हाथ बांधे सामने देख रहा था। राज का ध्यान शादी पर कम, रिया पर ज़्यादा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा, स्क्रीन पर रंजन चाचू का नाम जगमगा रहा था। उसने गहरी सांस भरी और कॉल आंसर करके फ़ोन कान पर लगाया और बोला, नमस्ते चाचू। रंजन नहीं है, हम हैं नरेंद्र। उनके इतना बोलते ही राज तुरंत बोला, नमस्ते दादू, कैसे हैं आप? हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। रिया से हमारी बात करवाओ। दादू, अभी मैं आपकी बात रिया से नहीं करवा सकता, उसने धीरे से कहा। अभी बात नहीं करवा सकते? मतलब क्या है आपका? दादू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है अभी रिया से मैं आपकी बात नहीं करवा सकता। अभी तक मैं उनके सामने नहीं आया हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, रिया को मैं जल्द से जल्द वहाँ लेकर आता हूँ। आपके साथ हमारी रिया है अब, और हमें ये जानते हुए उसकी बहुत फिक्र हो रही है। दादू, आखिरी बार भरोसा कर लीजिए, इस बार आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा और रिया को घर लेकर आऊँगा। जल्द से जल्द रिया को लेकर आओ और उससे दूर रहना। इतना बोलकर नरेंद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फ़ोन रंजन के हाथ में देकर अपने रूम में चले गए। इधर राज ने फ़ोन कान से हटाकर देखा, कॉल कट गई थी। राज ने फ़ोन जेब में डाला और मन ही मन बोला, माना गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आप लोग जो मुझ पर भरोसा करते थे, वही भरोसा आप वापस करने लगेंगे मुझ पर। ये वादा है आपसे मेरा दादू। अब बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद रिया अपने घर अपनी फैमिली के पास होगी और उस दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जब रिया अपनी फैमिली के पास होगी, आप सबके साथ। शादी हो चुकी थी और शादी के बाद वह तीनों घर के लिए निकल गए। राज भी वहाँ से बीच पर चला गया और सामने समुंदर को देखने लगा, जिसका पानी लहरें बनकर लोगों की तरफ बढ़ रहा था। एक वक्त था जिस लड़की से वह प्यार करता था, उससे उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उस वक्त जब रिया राज की ज़िंदगी में आई और शामिल हो गई, पता नहीं उस वक्त उसके दिमाग में क्या आया। उसे समझने और प्यार करने के बजाय उससे नफरत करने लगा और टॉर्चर करने लगा। जो पसंद थी उसे मैंने अपने हाथों से अपनी गंदी बातों और बेवकूफ़ी की वजह से अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए मजबूर कर दिया, और वह मजबूर होकर चली भी गई। आज वह जब दूर जा चुकी है, उस गली, उस शहर, यहाँ तक कि उस देश में भी नहीं, तो फिर मुझे उसकी याद इतनी क्यों आने लगी? उसके दूर जाने से मन परेशान और दिल बेचैन क्यों रहने लगा है? मैंने खुद रिया को अपने इन हाथों से दूर भेज दिया। मैं बहुत बुरा हूँ। अपनी रिया को अब भी अपने पास नहीं रख सका। आई हेट मी, आई हेट मी। नफ़रत होने लगी है अपने आप से। ना ही मैं कुछ डिज़र्व करता हूँ, बहुत बुरा हूँ ना। और मेरी इस बुराई की वजह से रिया कभी लौट कर मेरे पास नहीं आएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। लेकिन इस बार मैं रिया के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उसे मेरे साथ रहना होगा तो रह लेगी, अगर नहीं रहना चाहती तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वह जो सज़ा देना चाहती है मुझे मंजूर है, मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद विकी किसी काम से बाहर गया हुआ था और मिताली अपने रूम में आराम कर रही थी। रिया ने उनके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो वह सो रही थी। रिया विकी के रूम में गई और थोड़ी देर पहले रूम डेकोरेट करने का जो उसने सामान मंगाया था, उससे रूम को डेकोरेट करने लगी। विकी और मिताली को इसके बारे में नहीं पता था। रिया उन दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। विकी के आने से पहले और मिताली के जागने तक उसे ये काम करना था, इसलिए रिया जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। और फिर देखते ही देखते रात हो गई। रिया मिताली के कमरे में तैयार होने में उसकी मदद कर रही थी। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, रिया उनका मेकअप करते हुए बोली। मिताली मुस्कुराकर बोली, जानती हूँ तुमने इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए विकी के रूम को डेकोरेट किया है। मिताली की इतना बोलते ही रिया ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो सो रही थी ना। बस पता है। अच्छा ये बताओ विकी कहाँ है, आ गया है या नहीं? अब तक तो नहीं आया है, लेकिन उसका फ़ोन आया था, उसकी दुल्हन को अच्छे से तैयार कर दूँ मैं। यार मुझे बहुत भूख लग रही है और भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या बनाया है तुमने? तुम यहाँ सही से होकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रिया मिताली को वहीं पड़ी चेयर पर बैठाते हुए बोली और उसके लिए खाना लेने चली गई। रिया मिताली को विकी के रूम में लेकर आई और उसके कान में बोली, आज रात के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिताली ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं चलती हूँ, विकी आ गया है, किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, बाय। इतना बोलकर रिया वहाँ से चली गई और मिताली मुस्कुराकर पूरे रूम में नज़र दौड़ाकर देखने लगी। रिया ने काफ़ी अच्छे से रूम को डेकोरेट किया था, जिसे देखकर मिताली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विकी कहाँ थे तुम, इतनी देर क्यों लगा दी? रिया दरवाज़ा खोलकर बोली, यार मिताली के लिए मुंह दिखाई का तोहफा लेने गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ, इसलिए इतनी देर लग गई आने में।
तुम बताओ कहाँ जा रही हो इस वक्त? विकी ने उसे तैयार देखकर पूछा। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उसके लिए ही जा रही हूँ। तुम अपने रूम में जाओ, मिताली कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर विकी अपने रूम की तरफ बढ़ गया और रिया वहाँ से टैक्सी में बैठकर चली गई। विकी रूम में आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गया। अपने रूम का डेकोरेट देख उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ मुस्कुराहट आ गई। उसकी नज़र मिताली पर पड़ी जो घूंघट डाले बेड के बीचों बीच बैठी थी। विकी ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें देखा था, फिर तुम घूंघट डालकर क्यों बैठ गई? मिताली अपने दिल की बढ़ रही धड़कनों के साथ कांपती आवाज़ में बोली, ये रस्म होती है मुंह दिखाई की, और तुम्हें मेरा मुंह देखने के बाद मुझे कोई गिफ्ट देना होगा। विकी बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये रस्म तो होती होगी, लेकिन तुम मुझसे डर की रही हो। नहीं तो? विकी उसके सामने आकर बेड पर बैठा और घूंघट ऊपर करके बोला, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारा ये खूबसूरत और चांद जैसा चेहरा झूठ नहीं बोल पाता। इतना बोलकर विकी ने मिताली का चेहरा दोनों हाथों में थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उससे अलग होकर बोला, मिताली, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। जब तुम कंफर्टेबल होगी तब हम इस रिलेशन में आएंगे, ठीक है? अब तुम चेंज कर लो। विकी के इतना बोलते ही मिताली ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं इतना तैयार ऐसे ही नहीं हुई हूँ। तुम एक नज़र मुझे देखो और बोलो, जाकर चेंज करके आओ। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था, तुम कंफर्टेबल नहीं लग रही हो। अच्छा छोड़ो ये सब और खड़ी होकर दिखाओ, अच्छे से देखो तो कैसी दिख रही हो तुम। मिताली ने गहरी सांस भरी और उठकर खड़ी हुई। विकी एक पल के लिए मिताली को इस रूप में देखता ही रह गया। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। टू बी कंटिन्यूड।